अभी तक हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा किया है और उसके बारे में कुछ लिखा भी है। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था, हमने कहा था उनका नाम था बृहद्रथ। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था उनका नाम था बृहद्रथ। और ये जो बृहद्रथ थे, इनकी सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? इनके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। हमने कहा था कि मौर्य वंश में जो अंतिम प्रतापी राजा हुआ वह अशोक ही हुआ, सबसे ज्यादा प्रतापी भी और अंतिम प्रतापी भी। और अशोक विश्व का ऐसा राजा हुआ पहला जिन्होंने युद्ध की नीति को त्याग दिया, शस्त्र का परित्याग कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी सेना को भी भंग कर दिया था कलिंग युद्ध के बाद। इसका फायदा उनके जमींदारों ने, उनके सामंतों ने, उनके जो मित्र छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने उठाना शुरू कर दिया और अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक अशोक जिंदा रहा तब तक उनके साम्राज्य में विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई, क्योंकि अशोक ने ही शस्त्र त्याग करने के बाद एक बार स्टेटमेंट जारी किया था कि हमने हथियार रखा है, चलाना नहीं भूला है। क्योंकि कुछ उनके जमींदार अपने आप को स्वतंत्र करना चाह रहे थे, तो इसी पर उन्होंने घोषणा किया था कि हमने केवल हथियार रखा है, चलाना भूला। तो जब तक अशोक जिंदा थे तब तक मौर्य साम्राज्य का 1 इंच जगह भी किसी बाहरी शक्ति के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया। लेकिन अशोक के मर जाने के बाद अशोक के जो उत्तराधिकारी निकले बने, चाहे वह दशरथ बना हो, संप्राति बना हो, जालौक बना हो, जो भी बना हो, पहली बात तो मौर्य साम्राज्य का पूर्वी और पश्चिमी विभाजन होता है, उनके उत्तराधिकारी लोग बांट लेते हैं। बांटने के बाद क्या करते हैं, जो राजा बनते हैं वह राज सुख में अपने आप को ऐसे लिप्त कर लेते हैं कि जनता के हित, जनता के कल्याण पर उनका दिमाग ही नहीं गया। बात समझ गए? इसी का फायदा उठाया मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग। एक बार की बात है कि बृहद्रथ अपने सेना का निरीक्षण कर रहे थे और सेना के निरीक्षण करने के दरमियान बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने सेना के सामने ही हत्या कर दिया, क्योंकि सेना पहचानती ही नहीं थी कि यह हमारे क्या है, शासक हैं, यह हमारे क्या है, राजा है। हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद मौर्य वंश के स्थान पर, किस वंश के स्थान पर? मौर्य वंश के स्थान पर एक नए राजवंश की स्थापना की, उसका नाम पड़ा शुंग वंश। आपको बता दें कि भारत के इतिहास में उत्तर भारत में खास करके 3 ऐसे राजवंश हुए हैं जो जाति के ब्राह्मण थे। क्योंकि संजोग है कि आपके चैप्टर नंबर 2 में इन तीनों राजवंश के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करना है, इसलिए हमने हेडिंग ही दे दी है ब्राह्मण साम्राज्य। क्या नाम दिया? मतलब आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे वह ब्राह्मण साम्राज्य, मतलब जाति के ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने सत्ता में प्रवेश करके शासन व्यवस्था को चलाने का काम किया। इसमें सबसे पहले आता शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, उसके बाद सातवाहन वंश। मतलब हम 3 राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और मगध पर शासन करने वाला यह तीनों राजवंश जाति के ब्राह्मण थे। इसलिए आज हमारी चर्चा का विषय होगा ब्राह्मण साम्राज्य। तो पहला प्रश्न एक बनता यह है कि मगध पर शासन करने वाला प्रथम ब्राह्मण राजवंश कौन था? शुंग वंश था। दूसरा कण्व वंश, तीसरा सातवाहन वंश। तो शुंग वंश, इसका शासन काल था 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के बीच था। शुंग वंश का शासन काल 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के बीच था। इस वंश का संस्थापक
पुष्यमित्र शुंग था, जो मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ का सेनापति था। मौर्य साम्राज्य तो 184 वर्ष तक। 184 83 ना, 84 में कहीं 84 कहीं 85 लिखता है। मेरा ये कहना है, हम पहले बोल दिए, एक साल का दिमाग नहीं लगाना है। कहीं 184 लिख देता है तो कहीं 185। हम इसको 84 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात याद रखेंगे, एक वर्ष में 12 महीना होता है। बात समझ गए? हो सकता है कि तीसरा महीना में पतन हो गया हो, चौथा महीना में ही पतन हो गया हो। ये नहीं कि एक वर्ष बराबर एक दिन होता है, ये होता अगला दिन से हुआ आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो 184 या कहीं कहीं 185 ईसा पूर्व भी लिखता है से 73 ईसा पूर्व के बीच था। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके किया था, और अंतिम शासक देवहूति था। पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र के अलावे विदिशा को, और आपको बता दें विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है। विदिशा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में पड़ता है। तो विदिशा को अपने क्या बनाया? राजधानी बनाया। और पुष्यमित्र शुंग राजा बनने के उपरांत इन्होंने मात्र सेनानी, क्योंकि सेनापति था, अपने आप को राजा घोषित नहीं किया कि मैं महाराजाधिराज हूं। इनको डर था कि कहीं महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर लेंगे तो शायद जो अन्य जमींदार है, अन्य सामंत है, हम पर क्या कर देंगे? आक्रमण कर देंगे, हम पर हावी हो जाएगा और हमारी जो मनसा है खराब हो जाएगी। तो इन्होंने सेनानी की उपाधि क्या किया? धारण किया। और पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, और पूरे शुंग वंश के शासकों ने 112 वर्षों तक राज किया। शुंग वंश के शासकों ने कितने वर्षों तक? 112 वर्षों तक राज किया। शुंग वंश के प्रमुख शासकों में अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, भागवत और देव। शुंग वंश के जो प्रमुख राजा थे, सब संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, उनके पास अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, भागवत और देवहूति। सबके नाम को रखने की जरूरत नहीं है आपको, बात समझ गए? याद क्या रखना है? संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, अंतिम शासक देवहूति। शुंग वंश मगध पर शासन करने वाला प्रथम ब्राह्मण राजवंश था। इस वंश के शासकों ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। इनकी राजधानी मध्य प्रदेश के विदिशा थी। और आपको बता दें कि पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण किया था, और राजा बनने के बाद इन्होंने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था। कितने बार? 2 बार अश्वमेघ। मैं पढ़ाऊंगा आगे कि इसमें घोड़ा की पूजा होती है, और यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता है। और वह घोड़ा 3 दिन तक जितना भूमि पर दौड़ लेगा, चल लेगा, वह सारा भूमि यज्ञ करने वाले राजा का हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उस घोड़ा को रोकने का प्रयास करता है या रोक लेता है तो उसे युद्ध करना पड़ता है। तो 2 बार अश्वमेघ किए। इस अश्वमेघ यज्ञ के जो पुरोहित थे, पंडित जी थे, वह पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक, योग दर्शन के जनक पतंजलि मुनि इस यज्ञ के क्या थे? गुरु थे, पुरोहित, मेन पंडित जी थे। लेकिन कहा जाता है कि जब यह घोड़ा घूमते घूमते उत्तर पश्चिम सीमा पर गया था तो यवनों ने, मतलब यूनानियों ने, यवनों मतलब यूनानियों ने इस घोड़ा को रोकने का काम किया था। जैसे ही यूनानी इस घोड़ा को रोकने का काम किया तो कालिदास का एक नाटक है मालविका अग्निमित्रम। क्या जी? मालविका अग्निमित्रम नाटक को आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ, हालांकि हम भी नहीं पूरा पढ़ा हूँ तो मैं विशेष नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पुस्तक के इतिहास के माध्यम से पढ़ा है। तो वहाँ लिखा है कि यवनों ने इस यज्ञ के घोड़ा को क्या कर लिया? रोक लिया। और यवनों ने जब इस घोड़ा को रोका तो पुष्यमित्र शुंग और यवनों के बीच, और इनका बेटा पुष्यमित्र शुंग का बेटा था कौन? अग्निमित्र, घमासान युद्ध हुआ था। और शुंग शासकों ने यवनों को पराजित करने का क्या किया था? काम किया था। सही बात है। और पुष्यमित्र शुंग के बाद इनका बेटा राजा अग्निमित्र बना। यह भी बड़ा ही क्या था? योग्य था। जब तक ये
राजा रहे अग्निमित्र, यवन भारत की सीमा में प्रवेश नहीं किया। लेकिन अग्निमित्र के मरने के बाद अन्य जो शासक बने थोड़ा सा कमजोर निकले। इतने बड़े साम्राज्य पर इनमें शासन करने की सामर्थ्य शायद नहीं थी। इसका परिणाम हुआ कि शुंग वंश भी 73 ईसा पूर्व आते आते क्या हो गया, समाप्त हो गया। और शुंग वंश के जो अंतिम राजा थे कौन, देवभूति। शुंग वंश के अंतिम राजा कौन थे, देवभूति। और देवभूति की हत्या वासुदेव कौरव नामक एक व्यक्ति ने कर दिया, इन्हीं का सेनापति था। देखो एक बात तो हमेशा देखने को मिलता है कि आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। जीवन में हमसे कुछ सीखो या ना सीखो, एक बात जरूर सीखेंगे, अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार जरूर रहेंगे। अगर हमें सम्मान मिलता है तो मैं इसलिए कि अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार हूं, वफादार हूं। और आप भी ईमानदारी से किसी काम को करोगे तो आपको भी जीवन में कहीं क्षति नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। ये कहोगे कि नहीं सर आज तो देखने को मिलता है जो गलत रास्ते पर चलता है उसको खूब तरक्की मिलता है, तो पुआल का आग कभी देखे हो, तो तुम खूब धराता है तुरंत भी ला जाता है। गलती की सही, लकड़ी जलता जल्दी देर से है लेकिन उसका आग देर तक बना रहता है। गलत की सही, तो नियम है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन देर तक बना रहे ऐसा काम को करना है। गलत की सही, ताकि ठीक ठाक रहे। एकाएक जो तरक्की करता है एकाएक क्या होता है, डाउन भी होता है। तो प्रश्न ये हुआ कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित शुंग वंश को वासुदेव कण्व नामक एक व्यक्ति ने सफाया कर दिया। अब होगा कि वासुदेव कण्व था कौन, तो वासुदेव कण्व शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति का सेनापति था, मंत्री था। इन्होंने क्या किया, देवभूति को पदच्युत कर दिया। क्या कर दिया, माने पद से हटा दिया। और पद से मार दिया, हटाना मतलब मार दिया। और पद से हटाने के बाद शुंग वंश के जगह पर 73 ईसा पूर्व में एक नए राजवंश की स्थापना किया, उसका नाम पड़ा कण्व वंश। और कण्व वंश का शासनकाल 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व के बीच था। 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व के बीच था। किस वंश का शासन, कण्व वंश का शासन। कोई दिक्कत, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व थे। और इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा था। कौन था, सुशर्मा। पुराणों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार कण्व वंश के शासकों ने लगभग 43 वर्षों तक क्या किया था, शासन किया था। ध्यान देंगे कि कण्व वंश का शासनकाल 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व के बीच था। इस वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व थे, अंतिम शासक सुशर्मा थे। और इसके प्रमुख शासक भूमिमित्र कण्व, नारायण कण्व और वासुदेव कण्व तो है ही, परंतु कौन, सुशर्मा। 4 गो राजा होंगे, मतलब वासुदेव कण्व, भूमिमित्र कण्व, नारायण कण्व और सुशर्मा। 4 ही इसमें मूल्य क्या हुए, राजा हुए। और सुशर्मा जो कण्व वंश के क्या थे, अंतिम राजा थे। कण्व वंश के भारतीय इतिहास में कोई उपलब्धि नहीं है, शायद कहीं भी पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। बस 4 राजा का नाम जान लें। और सुशर्मा की हत्या एक व्यक्ति ने कर दिया, उस व्यक्ति का नाम था शिमुक। शिमुक नामक एक व्यक्ति ने सुशर्मा की क्या कर दिया, हत्या कर दिया। और उसकी हत्या करके कण्व वंश के जगह पर एक नए राजवंश की स्थापना करता है। कौन, शातवाहन। शातवाहन को पुराणों में आंध्रभृत्य या आंध्र शातवाहन के नाम से जाना जाता है। आंध्रभृत्य इसलिए कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा में दोनों राज्य वर्तमान मिला जो इसका राज्य पड़ता है। कृष्णा और गोदावरी नदी के इर्द गिर्द इनका राज्य पड़ता था। शातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी, जो वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कुछ आंध्र प्रदेश में उसकी सीमा पर, हालांकि आंध्र प्रदेश का वह हिसाब तो तेलंगाना कहलाता है। तो शातवाहन वंश का शासनकाल 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक था। कब तक था, 240 ईस्वी।
क्योंकि ईसापुर के बाद ईस्वी में न प्रवेश करेंगे हम, ईस्वी तक था। इनका संस्थापक शिमुख था, राजधानी प्रतिष्ठानिया पैठन थी। और इस वंश के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है? पुराण व नाना घाट अभिलेख। भाई पहले ही बता दिया हूं। और एक प्रश्न छोटा सा है, सुदामा है, खड़ा हुई। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से मिलती है? भाई मौर्य वंश के बारे में कौन पुराण है पता है आपको? गुप्त वाला भी बता दिया हूँ, सातवाहन भी है, 3 गो पुराण। कौन बताएगा? हम बता दें। इतने सही बोला है? मत्स्य गलत बोला? वायु पुराण। सर मत्स्य होगा। बैठ जा। सर हाँ? अधिक कोना वंश 73 से खाए, ये 60 से दूसरा ये दक्षिण भारत का था, दक्षिण था। याद प्रश्न का आया कि गड़बड़ा दिए सर आप कि 73 से 28 तक 60 के ना गए। तो पहले बार जान लो कि सातवाहन वंश मैं भी बोल ही दिया हूँ दक्षिण भारत का था। क्या जी? रियल में पहले से था ये, बाद में देखा कि उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ रही है, तो क्यों न एक बार प्रवेश किया जाए, कुछ तो कुछ लाभ होगा। तो घूम के आने का प्रयास किया, तो दक्षिण का था, इसलिए डेट में यहाँ हेरफेर चलेगा। तो सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख थे। इनका शासनकाल 60 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व के बीच था। इसकी राजधानी प्रतिष्ठानिया पैठन थी। इसके बारे में जानकारी का स्रोत क्या है? पुराण और नाना घाट अभिलेख। गलती सही? जो शातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका के द्वारा महाराष्ट्र के पूना जिला के नाना घाट नामक स्थान पर एक लिखवाई थी। क्या जी? अब शातवाहनों के बारे में जान ले कि शिमुख का उत्तराधिकारी कान्ह था। शिमुख का उत्तराधिकारी कौन था? कान्ह, जिसको कृष्ण भी कहा जाता है। और कान्ह का उत्तराधिकारी शातकर्णी प्रथम था। और शातकर्णी प्रथम इस वंश का सबसे ज्यादा प्रतापी क्या था? राजा था। और सातवाहन वंश की खासियत थी कि सातवाहन वंश के शासकों ने अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जोड़ा। सातवाहन वंश जैसे हम लोग से कोई परिचय पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो अपना नाम और उसके बाद अपने पिताजी का नाम बोलते हैं। लेकिन सातवाहन वंश के शासकों की खासियत थी कि इस वंश के राजाओं ने, इस वंश के शासकों ने अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम क्या किया था? जोड़ा था। और सातवाहन वंश का पहला शासक जिन्होंने अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जोड़ा, उसका नाम था शातकर्णी प्रथम। क्या नाम था? और शातकर्णी प्रथम के माता का नाम था क्या? गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। अतः इनको कहा जाता है गौतमी पुत्र शातकर्णी। क्या कहा जाता है? गौतमी पुत्र शातकर्णी। और गौतमी पुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी और सबसे महान शासक था। बात समझ गए? इन्होंने शकों के महान शासक रुद्रदमन को भी युद्ध में क्या किया था? पराजित किया था। गलत सही? और पराजित किया था तो शकों ने, मतलब रुद्रदमन ने अपनी पुत्री का विवाह गौतमी पुत्र शातकर्णी से कराया था। गौतमी पुत्र शातकर्णी की ही पत्नी थी नागनिका, जिन्होंने शातकर्णी प्रथम के उपलब्धियों को नाना घाट अभिलेख पर लिखवाया था। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने दक्षिणापथ परमेश्वर, मैंने दक्षिण भारत के स्वामी की उपाधि धारण किया। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक नया पद उपाधि धारण किया था। कौन? गौतमी पुत्र शातकर्णी की त्रि समुद्र तोय पिता वाहन। गौतमी पुत्र जो शातकर्णी थे, इन्होंने इतना बड़ा का उपाधि धारण किया था। नाम क्या था? त्रि समुद्र तोय पिता वाहन, मतलब जिसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता। क्योंकि उन्होंने संपूर्ण दक्षिण भारत, आपको पता है दक्षिण भारत इस टाइप की है। पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, इधर कौन है? हिंद महासागर है। इधर क्या? हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर इधर है, इधर आएगा तो यहाँ से लेकर 17 के जहां भी जाएगा इसके घोड़ा को पानी पीने की तकलीफ। इन्होंने रख दिया नाम सीधा त्रि समुद्र तोय पिता वाहन। आपको बता दें, इस सातवाहन वंश में कुल 19 गो राजा हुए।
सातवाहन वंश में कितने राजा हुए? 19 को राजा हुए। लेकिन इस 19वें में जो सबसे महान विद्वान राजा था, उस राजा का नाम था हाल। क्या नाम था? इस सबसे जो विद्वान राजा था उसका नाम क्या था? हाल, जो 17वां राजा था, जिन्होंने गाथा सप्तशती नामक एक महान ग्रंथ की रचना किया था। और गुणाढ़ जैसे विद्वान इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। विद्वान भी था और बड़ा प्रतापी शासक भी था, योग्य सेनापति था, श्रीलंका पर आक्रमण करके श्रीलंका को जीता भी था, और श्रीलंका की राजकुमारी से हाल का विवाह हुआ था। बात समझ गए? सर नौसेना से वो वाला नौसेना चढ़ गया, आक्रमण कर दिया जहाज के माध्यम से। और आपको बता दें, इस वंश के शासकों की खासियत थी, पहला खासियत तो इस वंश के शासक ने अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जोड़ा, और दूसरी सबसे बड़ी खासियत कि भारत में पहली बार शीशा का सिक्का, याद रखेंगे, शीशा का सिक्का सातवाहन वंश के राजाओं ने ही क्या किया था? जारी किया था। और तीसरी, ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की परंपरा, जिसको अग्रहार कहा जाता था। माने प्राचीन काल में, या यूं कहे कि हाँ, प्राचीन काल में ही ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता था। तो ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की परंपरा सातवाहन वंश के शासकों ने चला। तीन यहाँ पर बात हुआ। ये पहला बात ये हुआ कि शीशा का सिक्का चलाया, अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जोड़ा, और ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा शुरू किया था। यज्ञ श्री सातकर्णी इस वंश के प्रतापी, अंतिम प्रतापी राजा हुए। और यह वंश भी अंत में क्या हो जाता है? सफाया हो जाता है। इसके पीछे वजह ये था चीन के विशाल दीवार के निर्माण, और अन्य भी कई कारण थे। बात समझ गए? तो यहाँ तक पढ़ने के बाद यहाँ मैं ब्रेक लूंगा। ब्रेक लेने के पीछे वजह है कि हमको 4 को विदेशी आक्रमणकारी को पढ़ना है। वो चारों विदेशी आक्रमणकारी पढ़ लेंगे, तब आके गुप्त वंश के बारे में चर्चा करें। क्या अभी समय है? थोड़ा लिखा जा सकता है।